नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और इस समय आपकी जो है छुट्टियां भी बीत गई जो है। लगातार ये छुट्टियां 3 से 4 दिन हो गई हैं। तो आप लोग कैसे हैं और क्या हो रहा है आजकल, ये थोड़ा बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्लास भी जो है बंद है और किसी से जो है कोई जो है वार्तालाप भी नहीं हो पा रही है। तो आप लोग ज़रा बताइएगा क्या क्या तैयार कर लिए हैं आप लोग। और आप लोग, इसके पहले हमने बताया था आपको जो है कोशिका में जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में। कौन सी सेल सबसे बड़ी है विश्व में, कौन सी छोटी है, इसकी बात हुई। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल की बात हुई। दो लास्ट पॉइंट बिल्कुल हमारा। आज हम बात करना चाहते हैं आपसे जो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। आखिर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई कहाँ जाती है और इसकी संरचना जो होती है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, उसमें होता क्या क्या। तो सबसे पहले बात की जाए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये पाई कहाँ जाती है। तो ये आप पहले से भी जानते हैं सभी लोग कि जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, शैवाल माने काई, न वालों को खूब याद है। नीली हरी शैवाल और बैक्टीरिया। अच्छा, नीली हरी शैवाल का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एलगी, ये भी कह सकते हो, कोई। अच्छा, एक बात और है, नीली हरी शैवाल आप नहीं कहना चाहते हैं तो इसके स्थान पर आप ये भी कह सकती हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कह सकते हो? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। या तो आप इसको नीली हरी शैवाल कहिए, या तो इसको जो है आप साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपकी जो है, यहाँ बैक्टीरिया है तो यहाँ साइनोबैक्टीरिया है। कुल मिलाकर के ये बैक्टीरिया की प्रजाति में ही पाई जाती है। यही तो हुआ भाई, नीली हरी शैवाल है और नीली हरी शैवाल का ही दूसरा नाम हो गया आपका जो है साइनोबैक्टीरिया। तो कुल मिलाकर ये कहाँ पाई गई? बैक्टीरिया में पाई गई। आइए अब देखिए भाई साहब, आप इसमें अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें सीधी सी बात है कि आप जब बैक्टीरिया वाला लेसन देखे थे, टॉपिक पढ़े थे, तो वहाँ म्यूकोपेप्टाइड नाम की एक कोशिका भित्ति मिली थी। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूकोपेप्टाइड। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। कह रहे हैं कि जब आप इसको पढ़े थे टॉपिक में बैक्टीरिया वाले में, तो वहाँ पे मिला था म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आप अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? बैक्टीरिया में। अच्छा, बैक्टीरिया में ये म्यूकोपेप्टाइड नाम की सेल वॉल पाई जाती है। यही हुआ ना। अब सेल वॉल क्या इसके पास है या नहीं?
जरूर सी बात है भाई, जीवाणु के पास हमको मिला था, तो जीवाणु के पास अगर मिला है और जीवाणु में कोशिका कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो सीधी सी बात हुई, इसका सीधा सीधा रिलेशन हो रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल है या नहीं, केवल इतना बताइए, है या नहीं है। तो इसके पास सेल वॉल है, क्या है, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अच्छा, कहा जाए कि कैसे, कब सुना हमने, तो आप जानते हैं कि जब आपको बैक्टीरिया पढ़ाया जा रहा था, वहाँ पे आपको इसमें कोशिका वृत्ति बताई गई थी। आज आप ये भी जान चुके हैं कि बैक्टीरिया में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक होती है। सीधी सी बात हुई, इसके पास सेल वॉल होती है। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मीसोसोम, इसी को हम बताया करते थे, इसको हम लोग ये भी कहते हैं, मीजोसोम भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये है कि इसका वर्क आप सही से बनाएं, आखिर ये करता क्या है, कहाँ पाया जाएगा। तो स्थिति तो ये हो गई कि ये बैक्टीरिया के पास है, या ये भी कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास है। अब जो मीसोसोम होता है या मीजोसोम होता है, ये थोड़ा अगर नाइन्थ वाले अगर याद करें तो नाइन्थ में हमने एक पॉइंट लिखवाया है और समझाया भी। समझाया ये था कि समझाया ये गया था आपको कि जो आपका मीसोसोम होता है, क्या होता है, मीसोसोम, हमने बताया था ये एक प्रकार से एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, प्रदान। सेल को, सेल में रिएक्शन होती है, क्यों भैया, सेल में क्या होती है, रिएक्शन होती है। क्या पहला बीज को भूल गए, दूसरा बीज को भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे। हमने वहां लिखाया था, समझाया था कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन आप समझे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। सेल जो होगी, सेल के अंदर रिएक्शन होगी, और अगर रिएक्शन होगी तो सीधी सी बात है, रिएक्शन करने के लिए, कोई नया पदार्थ बनाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, और एनर्जी मिलेगी कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। यही तो है, यही तो है, माइटोकॉन्ड्रिया से। अब मिलना चाहिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से, यही बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम इस बात की है कि ये सेल हम पढ़ कौन से रहे हैं, देख कौन से रहे हैं, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल कहती है कि हमारे पास भैया नहीं है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसके पास है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसके पास आखिर है क्या, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए भैया, एनर्जी देने के लिए। एनर्जी देने के लिए इसके पास पाया जाता है मीसोसोम। तो यही तो लिखवाया गया था, यही तो समझाया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये इसके पास नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक के स्थान पर, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है मीसोसोम। मीसोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, मीसोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज प्रोवाइड एनर्जी फॉर रिएक्शन या फॉर कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक, आइए आगे हैं
ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। देखिए जरा न्यूक्लियस कैसा है। ये इसका न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं कि जैसा आपको न्यूक्लियस बताया जाता था वैसा नहीं है, कुछ ऐसे ही करके बता दिया जाता था ये न्यूक्लियस है ना, ये ऐसे है। आप तो यही वाला समझे, लेकिन नहीं, यहाँ का न्यूक्लियस बिल्कुल अलग तरीके का है। यहाँ का न्यूक्लियस बिल्कुल से अलग तरीके का है। अलग तरीके का ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ का जो न्यूक्लियस है ये कहा जाए प्रिमिटिव है। क्या है? प्रिमिटिव, आद्य है। क्योंकि अगर कहा जाए, हाँ एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम उस दिन बताना चाहते थे लेकिन हम किसी दूसरे पॉइंट पर चले गए तो बात नहीं याद आया हमको। आज बता देते हैं, याद आया क्योंकि इसी की चर्चा भी है। हम बताना ये है आपको, ध्यान से सुनिएगा कायदे से। क्यों कहा जाए कि इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर जीवधारी तो बहुत से, ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि इस पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जीवन आया था, तो जीवन आने के बाद, जीवों की उत्पत्ति होने के बाद सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं आई? यूकैरियोटिक आई, प्रोकैरियोटिक आई। तो फर्स्टली सबसे पहले आपकी कौन सी कोशिकाएं आई? प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं आई? प्रोकैरियोटिक। बाद में यूकैरियोटिक आई। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, कि किसका जन्म हुआ, किसका उद्भव हुआ जिसको कहते हैं, तो सबसे पहले आया आपका प्रोकैरियोटिक से। इसको भी जानते रहिए। चलिए हम पुनः अपनी बात पर फिर से वापस, ये आपके पास वीडियो बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपका पहली बात ये राउंड नहीं है, गोलाकार नहीं। दूसरी बात ये है कि इसका जो, अगर कहा जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका केंद्रक कला, तो इसके पास केंद्रक कला भी नहीं। कहने का मतलब ये बहुत ही जो है विकसित नहीं होता है, आभासी होता है, आभासी केंद्र होता है। ये आभास दिलाता है, एहसास कराता है कि यहाँ बीच में कुछ मिलेगा, है ऐसा न्यूक्लियस जैसा है, लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं है, केवल एहसास दिलाता है। आभासी केंद्रक है, ऐसा केंद्रक है आभासी। और इसके बाद इसमें बात की जाए कि भाई आप जानते भी हैं कि 70 या 100 80 बात की गई थी, याद भी है नौ वालों को। इसके पास आरएनए होता है और आरएनए के अलावा इसके पास राइबोसोम होता है, राइबोसोम। तो पूछा जाए कौन सा राइबोसोम होता है, तो 70 या राइबोसोम होता है। कैसा राइबोसोम होता है? 70 या। और जब राइबोसोम एक चैन में हो जाते हैं, मेनी राइबोसोम, राइबोसोम को हम आरबी किए हुए हैं, ठीक है, मेनी राइबोसोम। जब बहुत से राइबोसोम मेड इन अ चेन, 11th वाले ध्यान दें, यहाँ लिखे रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। The chain of ribosome, the chain of ribosome is known as
द चेन ऑफ राइबोसोम इज नोन एज पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि जो राइबोसोम का चेन होता है, राइबोसोम की जो श्रृंखला होती है, चेन का मतलब क्या हुआ भैया, श्रृंखला। जो राइबोसोम की श्रृंखला होती है इसको कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। पॉली का मतलब मोर देन वन, मोर देन वन, एक से क्या है, अधिक हैं। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये यहाँ पर भी है। तो ये सब क्या है, राइबोसोम की संख्या है, लेकिन क्या है, एक चेन के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एक चेन के फॉर्म में है। जब एक चेन के फॉर्म में हो, एक श्रृंखला के फॉर्म में हो, तो उसे कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। फिर यहाँ एनर्जी के लिए यहाँ प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन। क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन से इसको एनर्जी भी मिलती रहती है, आप जानते हैं तो। और इसके पास आरएनए भी होता है। क्या होता है, आरएनए भी होता है। और डीएनए इसके पास नहीं है, डीएनए इसके पास नहीं है, और रहेगा भी तो 0.5% रहेगा, और वो रहेगा प्लाज्मिक के रूप में। किस रूप में रहेगा, प्लाज्मिक के रूप में। 0.5% डीएनए होता है, बाकी आरएनए ये आपको जो है आसानी से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए कि जो ये सेल ऑर्गन्स हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये आरएनए हो गया, ये ग्लाइकोजन है, ये मीसोसोम है ना, तो ये सब यहाँ पे जो है अगर कहा जाए कि अगर ये फंक्शन कर रहे हैं तो किस पर तैर रहे हैं, ये कहीं पर फ्लोटिंग कर रहे हैं, इसके अंदर कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है, तो इसके अंदर के पूरे फ्लूइड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक, तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। और ये बाहर वाली परत जो होती है इसको कहा जाता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और अंदर वाली जो परत होती है उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, और इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। आइए थोड़ा सा एक नया पेज लेते हैं और नए पेज में चारों को जो है क्लियर कर देते हैं, कौन कोशिका भित्ति है, कौन कोशिका कला है। बहुत कंफ्यूजन होता है ना आप लोगों को, तो एक बार देख लीजिएगा। अभी हम पूरा क्लियर कर दे रहे हैं, एक थोड़ा सा वक्त दीजिए हमको, और आप लोग भैया अपनी तैयारी वारी किए रहिएगा एग्जाम के, ठीक है ना। आपका जो है तैयारी करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कुछ लिख नहीं पाते हो फिर बाद में। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ये उम्मीद है कि बहुत से लोग सुने होंगे यहाँ, और नहीं सुने तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए पहले हम एक फिगर बना देते हैं। कहाँ बना दें, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। कौन सा फिगर बनाए, चलो ये बन गए। अब ध्यान से देखिएगा बहुत कायदे से, ये अभी कुछ नहीं है, सेल बनाने जा रहे हैं, बस है ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, बस बन गया। अच्छा, कोई भी सेल होगा, कोई भी सेल होगा तो सीधी सी बात है कि उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। उस सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, तरल पदार्थ होगा। क्या होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होगा, तरल पदार्थ होगा। लेकिन भैया बात ये है ना
ये साइटोप्लाज्म अभी नहीं है। अब आपको लग रहा है कि साइटोप्लाज्म में तो है, लेकिन नहीं, ये साइटोप्लाज्म नहीं है। फिर क्या है? ये कोशिका के अंदर अगर केवल तरल पदार्थ की बात की जाए, ओनली फ्लूइड की बात की जाए, ओनली तरल पदार्थ की बात किया जाए और किसी आर्गन की बात न किया जाए, तो उसको कहा जाता है साइटोसॉल। नया पॉइंट 11th वाले ध्यान दें, ये क्या है? साइटोसॉल। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं साइटोसॉल, ठीक है, ये साइटोसॉल हो गया। अब कहा जाए इसी साइटोसॉल में ये इधर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, इधर जो है गोल्गी बाकी हो जाए, ठीक है, मतलब ये कुछ सेल ऑर्गन आ जाए, है ना, ये लाइसोसोम हो जाए, ये इस तरह का करके, तो ये इसमें कुछ सेल ऑर्गन आ गए। तो जब ये सेल ऑर्गन आ गए, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को सेल ऑर्गन कहते हैं। जब ये कोशिका के अंदर जो मौजूद है, तो इसको कहा जाता है साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गन। इनको क्या कहेंगे? सेल ऑर्गन, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। तो ये हो गया सेल ऑर्गन। अब साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गन इक्वल कर दे क्या? चलो इक्वल करेंगे, बराबर। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अब आपको लगा होगा कि ये साइटोप्लाज्म यहाँ कैसे बना, हो रहा है ना क्लियर? यानी कि पहले जो तरल था उसको साइटोसॉल कहा गया, ठीक है, उसको साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे। जब उसमें मिल गया है कौन, बोलो ना, जब उसमें मिल गया है सेल ऑर्गन, तब वो कहलाया है साइटोप्लाज्म। आई बात समझ में नहीं? साइटोसॉल के पास जब मिल जाए सेल ऑर्गन, तब कहलाएगा साइटोप्लाज्म, अन्यथा अदरवाइज वो कहलाएगा सिर्फ साइटोसॉल। आगे हैं कह रहा है कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बराबर है। कह रहा है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म का मतलब समझिएगा ध्यान से, मतलब ये संपूर्ण स्ट्रक्चर जितना भी इसके अंदर सब कुछ मिला दिया जाए, लिक्विड भी हो, सेल ऑर्गन भी हो, तो हो गया साइटोप्लाज्म प्लस कह रहा है न्यूक्लियस। अच्छा भैया चलो हम यहाँ न्यूक्लियस एक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, घबराइएगा नहीं, न्यूक्लियस है, ठीक है। चलो ये हो गया न्यूक्लियस। अब कह रहा है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ये एक नया मिल गया फिर आपको। कह रहा है कि साइटोप्लाज्म का मतलब ये साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गन तो मौजूद हों, और सेल ऑर्गन में अगर न्यूक्लियस भी आ जाए, सेल ऑर्गन में अगर न्यूक्लियस भी चला जाए, वो भी शामिल हो जाए, वो भी उपस्थित हो जाए, तो वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा ये भी कह सकते हो इसको कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब केंद्रक का द्रव्य, तो केंद्रक का द्रव्य कोशिका का द्रव्य बराबर प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। इसी को तो कहा जाता है जीव द्रव्य। क्यों घबरा रहे हैं? अंग्रेजी देख के घबरा रहे हो? हाँ, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है, इसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, इसीलिए तो कहते हैं इंग्लिश वाला बढ़िया कायदे से तैयार करो। तो ये हो गया कोशिका द्रव्य, ये हो गया जीव द्रव्य, ये हो गया केंद्रक, ये हो गया जीव कोशिका द्रव्य। चलिए आगे कह रहा है
प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। अब ये नया मिल गया फिर, यानी कि इतनी संपूर्ण स्ट्रक्चर पूरी जितनी आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक पूरी ये स्ट्रक्चर प्लस कह रहा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब ये झिल्ली जो एक सिंगल है, ये जो सिंगल झिल्ली है इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? कोशिका झिल्ली। तो अगर ये सब कुछ एक कोशिका झिल्ली के अंदर है, ध्यान दीजिए, यानी कि ये साइटोसाल, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इस सबको एक झिल्ली ने अगर घेर लिया है, इसको कवर कर दिया है, जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं इनको अगर कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसको कवर कर लिया है और कवर करके इसका प्रोटेक्शन कर रही है, तो नॉन एज सेल मेम्ब्रेन। उसको क्या जानेंगे हम? उसको जानेंगे कि भैया ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है। तो प्रोटोप्लाज्म प्लस, ये तो सब कुछ प्रोटोप्लाज्म हो गया, प्लस सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, ये सिंगल परत। अगर इतना हो जाए तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट ये हो गया प्रोटोप्लास्ट। कोई दिक्कत? आओ, अब एक मेम्ब्रेन हुई है भैया यहाँ तक में, फिर कह रहा है प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल वॉल। कहने का मतलब इतनी दूर तक का सफर जो आपका हुआ, ये इतनी दूर तक का, ठीक है। यहाँ तक का ये जो सफर आपका हुआ, ये कहलाया है आपका प्रोटोप्लास्ट। इतनी दूर तक का, ध्यान से देखिएगा, इतनी दूर तक का आपका ये कहलाया प्रोटोप्लास्ट। लेकिन कह रहा है कि अगर इसके पास सेल वॉल भी मौजूद हो जाए, क्या मौजूद हो जाए, क्या आ जाए, क्या प्रेजेंट हो जाए, क्या उपस्थित हो जाए? सेल वॉल। अगर इसके पास सेल वॉल आ जाती है, सेल वॉल का मतलब कोशिका की दीवार, कोशिका की दीवार, दीवार का मतलब बाह्य परत, बाह्य परत। भैया दीवार घर के बाहर ही तो होती है, बाहरी परत होती है, घर का एक आवरण होती है कि नहीं होती है? तो अगर ये परत आ जाए बाहर से, एक और आ जाए परत, एक तो पहले से थी, एक और आ जाए, तो जो पहले वाली थी उसको कहा गया कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन एक परत अगर ऊपर से और आ जाए तो वो कहलाता है सेल वॉल। और सेल वॉल प्लस अंदर का पूरा मटेरियल यहाँ तक का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक का ये पूरा मटेरियल प्लस ये बाहरी झिल्ली, यहाँ पे लिखे रहे हैं बाह्य परत, ये लिखा है, ये पूरा, और प्लस ये बाहर वाली झिल्ली, ये जहाँ पे मार्कर चल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाली, ये परत, एक अंदर वाली से कोई मतलब नहीं, ये एक ही है, ठीक है ना, दोनों समझिएगा, एक ये परत, एक ये बाहर वाली। अगर ये बाहर वाली भी परत आ जाए तो उसको कहेंगे सेल वॉल। और इन दोनों को मिला दिया जाए, अगर किसी कोशिका में ये दोनों आ जाती हैं तो ऐसी कोशिका को कहा जाता है भैया प्लांट। आई बात समझ? क्या कहा जाता है? प्लांट, पादप कोशिका। अब हमको आप ये बता दीजिए कि जंतु कोशिका कहाँ चली गई इसमें, ठीक है? आप इसमें हमको कमेंट करके ये बताइए कि सब कुछ तो हमने समझा दिया यहाँ पे, लेकिन हमने कहीं नाम नहीं लिया है अभी तक आपकी जंतु कोशिका। किसकी नहीं बात किया हमने, किसका नाम नहीं लिया? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका बोले तो एनिमल से,
अगर हमने एनिमल सेल की बात नहीं किया तो आखिर वो कहाँ है इसमें? ठीक, मतलब आपके लिए ये चैलेंजिंग पॉइंट है, चुनौती। आप इसमें खोज कर निकालिए। इसमें एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, दिख नहीं रही, लिखा नहीं है, उपस्थित है। अब अंदाजा आपको लगाना है, आखिर ये गई कहाँ? भैया पादप कोशिका तो मिल गई, जंतु कोशिका कहाँ पे हो? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या क्या मिला के जंतु कोशिका बनेगा, और जो आप मिलाएंगे उससे आखिर बना क्या था। ठीक, इतना करिएगा। और आपके थोड़ा सा अगर कहा जाए कि अगर आपका हिंट दिया जाए, आपको संकेत दिया जाए कैसे जानना है, तो संकेत मैं अगर दे भी देता हूँ तो मतलब ज़्यादा इसमें कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। चलिए फिर भी दे रहा हूँ। सिलवाल नहीं, सिलवाल तो इसका हो जाएगा। अब तो और पकड़ दिए होंगे आप लोग। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपका इसका पासवर्ड है, हिंट है कि सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिका के पास पाई जाती है, पादप के पास भी पाई जाती है। नो मैटर, पादप के पास भी पाई जाती है, जंतु के पास भी पाई जाती है। ठीक, लेकिन पादप के पास कुछ और है, ज्यादा नहीं बोलेंगे अभी, और उसके पास सिर्फ वही है। पादप के पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा कुछ और है, जंतु के पास उसके अलावा कुछ और नहीं। बस यही हिंट है आपका, समझ करके ध्यान से एक दो बार इसको देख लीजिएगा वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं। देख करके समझ करके कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताने की कोशिश करिए कि आखिर जंतु कोशिका लिखी नहीं गई तो आखिर वो है कहाँ। ओके, चलिए, तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया बेहतर तरीके से करते रहिए, और जो आपको टॉपिक समझना हो, जो दिक्कत हो, उसको हमको जो बताइए, हम उसको लाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर रिवीजन करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।